हेलो डियर पेरेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले सभी दोस्त हैं। एक बार फिर आप सबका स्वागत है हेलो अध्यापक का। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 की नई सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक का चैप्टर 2। नाम है रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप। ये चैप्टर इंडिया की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसके बारे में डिस्कशन करने का ये वीडियो है और यहाँ पर हम बात करेंगे मिडिवल पीरियड की। तो मिडिवल पीरियड के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मिडिवल का मतलब होता है दो एजेस के बीच का समय, यानी कि दो युगों के बीच का जो समय है उसको मिडिवल पीरियड कहा जाता है। अब यूरोप में ये जो मिडिवल पीरियड है ये रोमन एम्पायर के खत्म होने से लेकर यानी कि 5th सेंचुरी कॉमन एरा मतलब जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हो गया था उसके 5 सेंचुरीज के बाद कॉमन एरा इज दैट पर्टिकुलर टाइम। रोमन एम्पायर के खत्म होने से रेनेसेंस जो कि 14th से 16th सेंचुरी तक हुआ था यूरोप में। रेनेसेंस का मतलब होता है दोस्तों पुनर्जन्म या एक तरीके से कह लीजिए फिर से जागना। तो ये यूरोप में 14th सेंचुरी से 16th सेंचुरी के बीच में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दौर था जब कला में, साहित्य में, साइंस में, संस्कृत में सब में जो है बहुत सारा बदलाव आया था। तो यूरोप में ये है 15th सेंचुरी से लेके 14th-16th सेंचुरी तक। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की तो हिस्टोरियन के हिसाब से 11th सेंचुरी से लेके 17th सेंचुरी तक का जो वक्त है उसको मिडिएवल पीरियड माना गया है। तो 11th सेंचुरी से जो पहला था उसको हम एंशिएंट पीरियड बोलते हैं और जो 17th सेंचुरी के बाद था उसको हम मॉडर्न पीरियड कहते हैं। तो ये पीरियड जो है इसने कंटिन्यूअस रीशेपिंग देखी पॉलिटिकल बाउंड्रीज की। कहने का मतलब ये है नए-नए देश तो नहीं कहूँगा, मतलब जो भी राजा थे उन्होंने अपनी अपनी स्टेट की बाउंड्रीज को काफ़ी दूर-दूर तक जो भी फैलाया उसके बारे में ये चैप्टर है। फिर इसमें आप पढ़ेंगे फॉरेन इन्वेजन के बारे में जो कि सेंट्रल एशिया से हुआ। इन्वेजन का मतलब होता है किसी देश के अंदर ज़बरदस्ती घुस जाना, अटैक कर देना। तो ये सब सेंट्रल एशिया से आए थे जिनमें से अधिकतर टर्की से अफ़गान थे या फिर मुगल थे। इन सब के बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। राइज़ एंड फॉल ऑफ किंगडम्स एंड डायनेस्टीज़। तो मिडिएवल पीरियड में कई सारे नए डायनेस्टीज़ बनी जो पहले से बनी हुई थी वो किंगडम्स और डायनेस्टीज़ खत्म हो गई। इंटरनल वॉर्स थे और कई सारे अलायंस शिफ्ट हुए थे। जैसे कि अभी आज के दौर में अगर आप देख रहे हो तो अमेरिका और इंडिया का जो है झगड़ा चल रहा है, इसलिए इंडिया ने अलायंस बना लिया है। वो कुछ हद तक चाइना की तरफ देख रहा है, वो कुछ हद तक अपने पुराने दोस्त रशिया की तरफ देख रहा है। तो इस तरीके से अलायंस शिफ्ट होते रहते हैं, तो उस टाइम भी अलायंस जो थे वो शिफ्ट हुआ करते थे। आइए बात करते हैं मिनी टाइमलाइन की कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली। तो हम पढ़ेंगे 1206 में यानी कि 12वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत कैसे बनी। 1336 में विजयनगर एम्पायर बना। 1398 में तैमूर ने दिल्ली पे अटैक किया। 1526 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ जहां से मुगल एम्पायर शुरू हुआ था। 1565 में बैटल हुआ था कलिकोटा का, जहाँ पर विजयनगर जो है उसका खात्मा हो गया था। और 1699 में फॉर्मेशन हुआ खालसा यानी कि सिख धर्म का बाय गुरु गोबिंद सिंह जी। तो ये जो नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं ये आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से ही है और आपके टेक्स्ट बुक के क्रोनोलॉजी के हिसाब से ही है। पहले जो चीज़ आपकी टेक्स्ट बुक में दी है नोट्स में भी आपको वही चीज़ पहले पढ़ने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राइज एंड फॉल ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत कैसे बनी, कैसे उसका उदय हुआ और फिर कैसे वो खत्म हुई, ये उसके बारे में। दिल्ली सल्तनत का उदय तब हुआ था, राइज तब हुआ, ये बनी तब जब पृथ्वीराज चौहान को 1192 में मोहम्मद गौरी ने आखिरकार हरा दिया था। इससे पहले उनके बीच में कई सारे युद्ध हुए थे जिनमें मोहम्मद गौरी हर बार हारा, लेकिन फाइनली 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया और वहां से दिल्ली सल्तनत का उदय हुआ। इसको 5 डायनेस्टीज ने चलाया जिनमें कुछ टर्किक थे, कुछ अफ़गान थे, जैसे कि ममलूक ये स्लेव डायनेस्टी के हैं। खिलजीज़ आई एम श्योर खिलजीज़ के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। अभी पद्मावत जो मूवी आई थी, उसमें अलाउद्दीन खिलजी को दिखाया गया था। आई एम श्योर आपने वो मूवी देखी होगी। तुगलक्स थे, सैयद थे और लोदीज़ थे। तो ये 5 डायनेस्टीज़ थी जो दिल्ली सल्तनत में मानी जाती हैं।
तो यहाँ पर दोस्तों आपकी टेक्स्ट बुक में एक मैप दिया हुआ है जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन-सी डायनेस्टी का जो साम्राज्य था वो कितना फैला हुआ था। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें ये जो आपको सबसे बड़ा यहाँ पर अभी दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली था यहाँ पर आपका एक्सटेंट ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तो तुगलक डायनेस्टी आप देखिए कहाँ से कहाँ तक थी, राइट फ्रॉम साउथ से लेके और पूरा नॉर्थ, ईस्ट से लेके पूरा वेस्ट एक्सेप्ट ये जो छोटा-सा हिस्सा है जाजनगर, कोणार्क और ये जो इसके आस-पास का इलाका है, हालाँकि कोणार्क और जाजनगर दोनों तुगलक डायनेस्टी के थे। लेकिन आप यहाँ पर ये जो देख देख सकते हैं ना ईस्टर्न गंगा की जो टेरिटरी है ये, इसको छोड़ के थोड़ा बहुत ये हिस्सा छोड़ के बाकी लगभग सारा इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान काफ़ी हद तक जो है वो तुगलक डायनेस्टी के अंडर था। इसी के साथ ये ब्लू कलर में आप जो देख रहे हो ये दिल्ली सल्तनत है। दिल्ली सल्तनत के लोदी डायनेस्टी जो थी, लोदी डायनेस्टी का ये एक्सटेंट है, फैला हुआ है। मतलब लोदी डायनेस्टी इतनी थी। तो तुगलक डायनेस्टी जो है वो लोदी डायनेस्टी से ज़्यादा फैली हुई थी। उसके बाद ये ईस्टर्न गंगा जो कि नरसिम्हा देव के अंडर थी, ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है और होयसल टेरिटरी ये आपको साउथ में ये जो छोटा-सा हिस्सा दिख रहा है, ये होयसल टेरिटरी थी। इस टाइम अगर आप देखोगे इम्पोर्टेंट जो सिटीज़ थी वो थी पेशावर जो कि अभी पाकिस्तान में है, दिल्ली, ग्वालियर, जौनपुर, जाजनगर, कोणार्क, दौलताबाद, जूनागढ़ और साउथ की मदुरई जैसी फेमस सिटीज़। तो ये उस टाइम का आपको मैप दिखा रखा है। अब हम क्योंकि दिल्ली सल्तनत के बारे में बात कर रहे हैं तो उनके की फीचर्स देख लेते हैं। तो पहली बात तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत थी। फ्रीक्वेंट असैसिनेशन हो रहे थे, कत्ल हो रहे थे, एक-दूसरे को मार रहे थे लोग। 3 में से 2 सुल्तान जो थे, उनको पावर ऐसे मिली क्योंकि उन्होंने अपने प्रेडेसेसर्स यानी अपने पूर्वजों को मारा। एवरेज रेन अगर आप बात करें कि कौन किसने कितने टाइम तक राज किया, तो वो 9 साल तक का राज हर किसी का चला है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ यही वो डायनेस्टी थी जिसने अपने पूर्वजों को मारा या राजा बनने के लिए कत्ल किए। इनफैक्ट किसी भी दौर में राजा जो है वो हाथ जोड़ के राजा नहीं बन सकता। उसको दूसरे देश पर आक्रमण करना होता था, वहाँ लोगों को मारना होता था, अपनी धाक जमानी होती थी, तभी वो राजा बन सकता था और दूसरे स्टेट्स को अपनी स्टेट में मिला सकता था। नेक्स्ट है टेरिटोरियल एक्सपेंशन थ्रू प्लंडर, रेड्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड यूनिवर्सिटीज़। प्लंडर का मतलब होता है लूट-पाट करना, रेड डालना, ठीक है? टेम्पल्स और यूनिवर्सिटीज़ को डिस्ट्रक्ट करना। ये सब उस टाइम के राजाओं का काम था और दिल्ली जो है उसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस थी, वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल सेंटर बन गया था नॉर्थ इंडिया का। अब हम बात करेंगे उसके इम्पोर्टेंट रूलर्स की, जिनमें सबसे पहला नाम आता है अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी जो है उसने अपना जो एम्पायर है उसको काफ़ी एक्सपेंड कर दिया था, नॉर्थ से लेके, सेंट्रल से लेके और साउथ इंडिया तक जो है उसने काफ़ी हद तक अपना जो है एम्पायर को एक्सपेंड किया। और सबसे बड़ी बात जो अलाउद्दीन खिलजी की थी वो ये थी कि उसने मंगोल इन्वेजन यानी कि मंगोलों ने जब इंडिया पर अटैक किया, तो इसने मंगोलों को खदेड़ दिया। मंगोल उस वक़्त बहुत बड़ी ताकत थी दोस्तों और उसने एशिया का लगभग पूरा हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा जो है मंगोल्स ने कैप्चर कर रखा था। लेकिन उन्होंने जितनी बार भी इंडिया को कैप्चर करने की कोशिश की, मंगोल बहुत खराब थे, बहुत ज़्यादा लाखों लोगों को मार देते थे, काट देते थे। तो उनको जो है अलाउद्दीन खिलजी ने कई बार हरा के और इंडिया को बचाया था उस वक़्त। और उसने मलिक काफूर को साउथ में भेजा था जो वहाँ पर जीता और क्योंकि साउथ के जो किंगडम्स थे वो बहुत ही रिच थे जैसे श्रीरंगम, मदुरई, चिदम्बरम इन सबको उसने वहाँ जाके जीता और वहाँ से फिर पैसा जो है वो लेकर आया और जो भी लूट-पाट उसने की, वेल्थ की, उससे उसने अपनी लार्ज आर्मी को मेंटेन किया। ये हर राजा जो है वो करता था। फिर हम बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक की लार्जेस्ट एम्पायर सिंस मौर्य। मौर्यस के बाद में सबसे बड़ा एम्पायर अगर किसी ने क्रिएट किया था, तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। अभी मैंने आपको मैप में दिखाया था, उसने लगभग इंडिया का एक बहुत छोटा-सा हिस्सा छोड़ने के अलावा, जितना भी अखंड भारत का हिस्सा था ना, वो सब इसके कब्ज़े में था। लेकिन इसके फैसले कुछ अजीब से थे। इसने अपनी कैपिटल दिल्ली से हटा के दौलताबाद कर दी, जो कि फ़ेल हो गई। लोग काफ़ी दुखी थे इससे और क्योंकि लोगों को हज़ारों किलोमीटर तक जो है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा क्योंकि जो मेन सिटी होती है, जो कैपिटल होती है, सब कुछ वहीं पर शिफ्ट होना पड़ता है। और फिर इसने इंट्रोड्यूस किया टोकन करेंसी को, कॉपर के कॉइन्स को
तो उसने क्या किया था, टोकन करेंसी एक बहुत बड़ा मतलब अजीब-सा फैसला था, क्योंकि ये एक तरीके से नकली, जैसे नकली करेंसी होती है ना, उसके हिसाब से ये किया। उसने क्या किया, पीतल और तांबे से बनी हुई जो सिक्के थे, उसका जो मूल्य था, जो पैसा था, जो उसका कॉस्ट थी, वो सोने और चांदी के सिक्कों के बराबर रख दी, जिसकी वजह से इकोनॉमिक केओस हो गया। हालाँकि कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो तुगलक था, उसने अपनी विशाल सैन्य जो अटैक्स हुआ करते थे और उदारता के कारण उसने अपने जो उसका खुद का राजकोष था, उसका जो उसमें जो पैसे की कमी थी, उसको पूरा करने के लिए उसने ऐसा किया था, लेकिन वो बुरी तरह फेल हो गया था। उसके बाद बात करते हैं तैमूर के इन्वेजन की 1398 में। ब्रूटल, देखो यहाँ पर लिखा है ब्रूटल टर्किक मंगोल कॉन्करर फ्रॉम सेंट्रल एशिया, और आखिरकार जिन मंगोलों को अभी तक दूर रखा गया था, उन्होंने फाइनली 1398 में इंडिया पे अटैक किया। मतलब तब तक तुगलक साहब जा चुके, और उन्होंने हज़ारों लोगों को मार दिया, दिल्ली को लूट लिया, कई लोगों को गुलाम बना लिया, और तबाह करके लोगों को और सिटीज़ को तबाह करके फिर वहाँ से गए थे। तो यहाँ पे जजिया के बारे में बात की है, ये टैक्स था नॉन मुस्लिम्स के ऊपर, ताकि उनको प्रोटेक्शन मिल सके और उनको मिलिट्री सर्विसेज से दूर रखा जा सके। तो इसको ऑफ़न डिस्क्रिमिनेटरी माना जाता है, और इसको फिर बाद में अकबर ने आकर बहुत हद तक इसको हटाया भी था, वो हम आगे अभी पढ़ते हैं। ये है वो कॉइन्स जो अलाउद्दीन खिलजी ने उस वक़्त चलाए थे, सिकंदर सानी और द सेकंड अलेक्जेंडर इन पर्शियन, इस तरीके से इस पे आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख जाएगा। तो इनको उसने उस टाइम टोकन करेंसी की तरह यूज़ किया था। उसके बाद बात करेंगे रेजिस्टेंस टू दिल्ली सल्तनत के, उसके खिलाफ कैसे जो है विद्रोह शुरू हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एक स्टैचू है जिसमें नरसिम्हा देव फर्स्ट को जो है दिखाया गया है कि वो बैठे हुए हैं, और उनके आजू-बाजू जो है अटेंडेंट्स और म्यूजिशियन बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से ये एक जो है आपको स्टैचू दिख रहा है। तो अब पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत के खिलाफ किस तरीके से लोगों ने प्रतिरोध किया। तो इसमें सबसे पहला जो है ईस्टर्न गंगा किंगडम कलिंग के बारे में बात की है, जो कि पूर्वी गंगा साम्राज्य था। तो नरसिम्हदेव प्रथम ने जो है बंगाल से आए आक्रमण को हराया। उन्होंने हराया था, और कोणार्क सूर्य मंदिर उन्होंने वहाँ पर बनवाया। तो जो कोणार्क का सन टेम्पल है, वो एक्चुअली नरसिम्हदेव फर्स्ट ने बनवाया था। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये कई बार आपको एमसीक्यूज़ में भी पूछा जाता है। तो नरसिम्हदेव ने क्या किया, जो बंगाल का गवर्नर आया था सल्तनत की तरफ से, उसको हराया। फिर उसके बाद है मुसुनुरी नायक, ये तेलुगु लोग थे, और 75 जो सरदार थे, वो सरदारों को जोड़कर, और इन्होंने क्या किया, वारंगल को सल्तनत से आज़ाद करवाया। तो इस तरीके से 2 जगह से जो है लोगों को, इन सल्तनत को, दिल्ली सल्तनत को इस तरह से वहाँ प्रतिरोध मिला। फिर उसके बाद हम बात करेंगे होयसला, कर्नाटक में जो है कई हमले इन्होंने रोके, और बाद में ये फिर खुद विजयनगर में शामिल हो गए। और बहमनी सल्तनत, ये जो है ये टूट गया दिल्ली से, पहले ये दिल्ली के साथ ही था, और फिर ये जो है पावरफुल बना डेक्कन में। डेक्कन क्या है, जहाँ पर अभी आपको पता है डेक्कन प्लेटू जो है साउथ इंडिया में या सेंट्रल इंडिया के जो नीचे का हिस्सा है, उसमें जो हिस्सा है उसको डेक्कन बोलते हैं, तो वो डेक्कन में जाके पावरफुल हो गया। इसके अलावा राणा कुंभा ऑफ मेवाड़, जो मेवाड़ के राणा कुंभा थे, उन्होंने भी कुंभलगढ़ किला जो है वो बनवाया था। ये है जो होयसला ने जो मैग्निफिसेंट टेम्पल्स बनाए थे बेलूर में, ये उसकी पिक्चर है। और अगर आप देखो तो ये है शानदार कुंभलगढ़ का फोर्ट, जो कि अरावली हिल्स यानी कि राजस्थान में मौजूद है, और ये काफ़ी फेमस किला था। तो ये जो कुंभलगढ़ का किला है, ये अपनी लंबी-लंबी दीवार, जो कि 36 किलोमीटर लंबी थी, और महाराणा प्रताप के जो जन्म हुआ था उनका यहाँ पर, उसकी वजह से ये काफ़ी फेमस थी। ये किला राजस्थान के राजसमंद जिले में मौजूद है अभी, और मेवाड़ का जो इतिहास है उसमें ये एक इम्पोर्टेंट प्लेस रखता है। और इसकी ये दीवार, जैसे कि मैंने आपको बताया, 36 किलोमीटर लंबी है, जो दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। पहली तो हमें पता है कि वो तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है ना। उसके बाद दुनिया की सबसे लंबी दीवार जो है वो कुंभलगढ़ फोर्ट की ही है, जो कि 36 किलोमीटर लंबी। आइए अब बात करते हैं विजयनगर एम्पायर की। तो विजयनगर एम्पायर को 1336 में हरिहर और बुक्का जो जो थे तुगलक गवर्नर्स थे, मतलब किसी टाइम हमारी
टाइम पर ये तुगलक के गवर्नर थे, उन्होंने इस विजयनगर एम्पायर को इस्टेब्लिश किया और इसकी कैपिटल रखी हम्पी पे। क्यों रखी? उन्होंने एक बहुत ही विचित्र चीज़ वहाँ पर देखी थी, जहाँ पर अ खरगोश जो है उसने वापस अटैक करके जो कुत्ते उस पर अटैक कर रहे थे उनको वहाँ से भगा दिया था। और जब राजा को ये बात वहाँ पर दिखी तो उसको लगा कि ये जो है बहुत ही विचित्र बात है कि एक खरगोश जो है हाउंस को भगा रहा है। और उसने जब अपने गुरु को ये बात बताई तो गुरु को ये बात बहुत अच्छी लगी और उसने ये सलाह दी कि वो अपनी कैपिटल जो है हम्पी में ही बनाए। अब इनके राइवल्स उस वक़्त कौन थे? बहमनी सल्तनत, लेटर जो 5 डेक्कन सल्तनत थी, बीजापुर, गोलकोंडा, बेरार, अहमदनगर और बिदर। ये सब जो है उस वक़्त विजयनगर एम्पायर के राइवल्स थे। राइवल्स होते हैं प्रतिद्वंदी। तो उस वक़्त ये 5 जो डेक्कन की जो सल्तनत थी, ये उस वक़्त विजयनगर की एम्पायर की राइवल्स हुआ करते थे। अभी यहाँ पर जो आप पिक्चर में देख रहे हो ये एक सेक्शन है जो विजयनगर सिटी कभी हुआ करती थी जब वो डिस्ट्रॉय हो गई, जिसको प्रेज़ेंट डे हम्पी के नाम से भी हम जानते हैं। तो यहाँ पर आप जो है एक बहुत बड़ा विरूपाक्ष टेम्पल जो है विरूपाक्ष टेम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर हम बात करें किंगडम की तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो है ये सल्तनत है, डेक्कन सल्तनत जिसे हम अहमदनगर, बीजापुर और अभी हमने 5 के बाद 5 उनकी बात की थी, राइवल्स की बिदर, गोलकोंडा और बेरार। और ये है आपका विजयनगर हम्पी, यहाँ पर ये हम्पी सिटी है, उनकी कैपिटल। और ये पूरा जो है ये विजयनगर एम्पायर है, यहाँ पर ये कोझिकोड केरला का जो है कालीकट। इसके अलावा आप ये देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये जो है ये गजपति किंगडम है, दिस इज़ जॉर्ज नगर वाला जो है। और ये इस तरीके से जो आपको दिख जाएगा यहाँ पर, ये आपका कृष्णदेवराय का किंगडम है। तो आइए कृष्णदेवराय के बारे में भी बात कर लेते हैं। 1509 से लेके 1529 यानी कि लगभग 20 साल तक इनका राज चला। ये गोल्डन एज कही जाती है, यानी कि इसको स्वर्ण युग भी कहा जाता है। और इसमें जो है एम्पायर काफ़ी एक्सपैंड हुआ था और डेक्कन में इसकी काफ़ी डोमिनेंस हो गया था इसका। ये काफ़ी मतलब बाकी सबसे जो है ये काफ़ी ताकतवर बन चुका था। और साहित्य का निर्माण हुआ, मंदिरों का निर्माण हुआ, लिटरेचर जैसे कि संस्कृत, तेलुगु और कन्नड़ जो है, इसका ये पैट्रॉन था, मतलब एक तरीके से संरक्षक था जिसने संस्कृत, तेलुगु और कन्नड़ को बचाया। और यहाँ पर लिखी गई एक तेलुगु एपिक जिसका नाम था अमुक्तमल्यद। और सबसे बड़ी बात इन्होंने विट्ठल टेम्पल बनाया था जिसमें म्यूजिकल पिलर्स हैं। इन्होंने सपोर्ट किया था तिरुपति टेम्पल को। और इन्होंने पोर्तुगीज़ जो थे उनके साथ घोड़ों का व्यापार भी किया था। पोर्तुगीज़ मतलब पुर्तगाल जो अभी देश है। एक पोर्तुगीज़ ट्रैवलर था जिसका नाम था डोमिंगो पेस। इसने विजयनगर को बहुत प्रेज़ किया था, इसकी बहुत क्या कहते हैं तारीफ़ की थी कि ये बहुत बड़ा, रिच और गार्डन्स और मार्केट से भरा हुआ एक एम्पायर है। और फाइनली जब 1565 में जो तालिकोटा का युद्ध हुआ था उसमें डेक्कन सल्तनत जो थी उसने विजयनगर को हरा दिया था, सिटीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया। एम्पायर जो है उनको उस एम्पायर को 2 हिस्सों में बाँट दिया, नायक रूल्ड रीजन्स के फॉर्म में। तो ये जो अभी आप देख रहे हो ये विट्ठल टेम्पल का वो ग्रेट हॉल है। आप देखो कितना खूबसूरती से और कितना फैंटास्टिकली इसको बनाया गया है। और इन पिलर्स की ख़ासियत ये है कि अगर आप इन पिलर्स को बजाओगे तो इनमें से अलग-अलग तरह की आवाज़ें आती हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ये है एक पैनल विट्ठल टेम्पल की एक दीवार जिसको आप देख सकते हो। इसमें आप देख सकते हो घोड़े और सैनिक और अलग-अलग तरह की ऊँट और काफ़ी कितनी मतलब शानदार चीज़ बनाई है। इसके बाद आता है मुगल्स, ये हम बात करेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। तो अभी के लिए बस इतना ही, अपना ध्यान रखें, मम्मी-पापा का कहना मानें और कभी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो देयर। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट।